नमस्कार और चैनल पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के वीडियो के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एक निष्पक्ष दृष्टिकोण। भारतीय गणराज्य के पूर्वोत्तर में स्थित बिहार राज्य का राजनीतिक माहौल दिलचस्प मोड़ पर है और इस गर्म माहौल में आइए समझते हैं बिहार के राजनीतिक समीकरण, लेकिन एक अलग अंदाज में। इस लेख में उल्लेख मिलेगा बिहार के कई ऐसे आंकड़ों के बारे में जो कि एक जागरूक नागरिक को समझने की जरूरत है, इससे पहले कि वह अपने मूल्यवान मत का प्रयोग करे और आगामी नेता का चुनाव करे। आइए पहल करते हैं इसके इतिहास से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल में मगध साम्राज्य के परिपालन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के वृद्धि एवं उसके प्रचलन के कारण कई बौद्ध विहारों की भी स्थापना की गई। ऐसा माना जाता है कि इन बौद्ध विहारों के बहुतायत की वजह से मगध साम्राज्य के इस हिस्से का नाम बिहार पड़ गया। मगध के शासन काल में पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, जो कि वर्तमान काल में बिहार की राजधानी पटना कहलाती है। मगध शासन काल के बाद कई राजाओं और बाहर से आए आक्रमणकारियों जैसे कि मुगलों ने बिहार पर अपना हक स्थापित किया। बाद के कई वर्षों तक बिहार किसी न किसी साम्राज्य का हिस्सा रही और उसका कोई अलग से इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है। 1765 ईसा में बिहार का विलय बंगाल में हो गया। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग हो गया और उसे एक अलग राज्य का दर्जा मिला। 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार को झारखंड नाम से अलग राज्य में तब्दील कर दिया गया और इस प्रक्रिया द्वारा वर्तमान बिहार राज्य की परिभाषा तय हुई। यह था आज के बिहार का भौगोलिक रूपरेखा तक आने का सफर। आइए अब जानते हैं वर्तमान की बातें। लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और 9.9 करोड़ आबादी के साथ यह भारत का तीसरा सबसे सघन आबादी वाला राज्य है। बिहार के कुल जनसंख्या में 82.69% हिंदू एवं 16.87% मुस्लिम आबादी है। अन्य धर्म के लोग जैसे कि ईसाई, सिख इत्यादि अल्पसंख्यक हैं। राज्य को प्रशासनिक रूप से 9 प्रभागों और 38 जिलों में विभाजित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बिहार में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 80 नगर पंचायतें हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान के 243 सदस्य हैं। निम्न नक्शे पर बिहार के विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा देखा जा सकता है। 243 सदस्यों में 39 क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं 2 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित हैं। बहुतायत हिंदू समाज में जाति के आधार पर अगर जनसंख्या को बांटा जाए तो 52% पिछड़े जाति के लोग, 15% अनुसूचित जाति के लोग अथवा 15% अगड़ी जाति के लोग हैं। इनके अलावा कुछ अल्पसंख्यक जाति के लोग जैसे कि आदिवासी भी इसमें सम्मिलित हैं। इस लेख में एक निष्पक्ष वाद विवाद हेतु अधिकतर स्थानों पर केवल साल 2000 के बाद के बिहार राज्य के आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान बिहार राज्य में साल 2000 के बाद जनता दल यूनाइटेड 15 साल सत्ता में रही, जबकि मुख्य विपक्ष दल राजद या राष्ट्रीय जनता दल 5 वर्षों तक सत्ता में रही। आइए एक नजर देखते हैं बिहार के आर्थिक आंकड़ों को। साल 2000 से बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बढ़ोतरी के राह पर है और साल 2000 से 2020 तक घरेलू उत्पाद लगभग 10 गुना बढ़ा है।
इन 20 सालों का उत्पाद दर्शाता है कि बिहार में कारोबार का ढांचा वृद्धि पर है और राज्य में आर्थिक कामकाज सुचारू रूप से चल रहे हैं। बिहार के बहुत अच्छे आर्थिक विकास दर के बावजूद लगभग 40% लोग न्यूनतम गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत दर के 8.5% से कई गुना अधिक है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 43,822 रुपए है, जो कि राष्ट्रीय औसत के 1,35,048 रुपए की तुलना में लगभग 1/3 है। यह आंकड़े बताते हैं कि बिहार में आय का वितरण असमान है और गरीबी उन्मूलन कार्य प्रभावशाली नहीं है। बिहार की अशिक्षा औसत लगभग 50% है, जो कि उसके गरीबी के कई कारणों में एक मूल कारण है। वर्ष 2017-2018 के राज्य सकल मूल्य वर्गित GSVA में कृषि, निर्माण और सेवाओं के क्षेत्रों ने 23%, 15% और 62% का योगदान दिया। राज्य की लगभग 80% आबादी कृषि में कार्यरत है, फिर भी GSVP में कृषि का योगदान सिर्फ 23% है, जो यह दर्शाता है कि कृषि में लगी आबादी को उनकी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिलता है या कृषि से जुड़ी हुई आबादी भूमिहार और छोटे किसान हैं और इसीलिए यहाँ उच्च गरीबी दर है। राज्य की बेरोजगारी का औसत लगभग 10% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। यदि हम इन संख्याओं का मूल्यांकन करते हैं तो यह स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। इस असमान आर्थिक वितरण के परिणाम स्वरूप बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है पलायन के विषय में। विदेशी निवेश के शीर्ष 10 प्राप्तकर्ताओं में से भारत ने 2019 में $49 बिलियन का FDI आकर्षित किया, जबकि FDI निवेश का 1% भी बिहार को नहीं मिल पा रहा है। बिहार को FDI को आकर्षित करने के लिए अपनी छवि में सुधार करने और अपने लोगों की सामाजिक स्थिति में कुछ मूलभूत बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि इसे निवेश के अनुकूल बनाया जा सके। देश में परिचालन में कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या में बिहार का हिस्सा वर्ष 2015-2016 में केवल 1.5% था। आइए मुख्यमंत्री के दावेदारों का मूल्यांकन करते हैं। नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और लगभग 15 सालों तक वे मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे। साल 1977 से श्री नीतीश कुमार राजनीति से जुड़े हुए हैं और वे कई राज्य एवं केंद्र विभागों में मंत्री रहे हैं। केंद्र स्तर पर वे कृषि, सड़क परिवहन और रेलवे जैसे मुख्य विभागों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। श्री नीतीश कुमार को गहरा प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है और उनकी छवि एक साफ सुथरी राजनीतिज्ञ की है। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। तेजस्वी यादव। श्री तेजस्वी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों श्री लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के बेटे हैं। उन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और फिर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल से बाहर निकल गए, ताकि क्रिकेट में उनके पेशे को आगे बढ़ा सकें। वह 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के रूप में राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने नवंबर 2015 और जुलाई 2017 के बीच बिहार राज्य के लिए उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। श्री तेजस्वी को प्रशासनिक अनुभव बहुत कम है। उनके ऊपर कई कानूनी मुकदमे अदालत में चल रहे हैं। मुख्य चुनावी मुद्दे। 2020 के बिहार चुनावों के दौरान मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों का उपयोग करने से पहले निम्न बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। कौन सी सरकार अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराएगी या प्रदान करेगी? कौन सी सरकार राज्य को निवेश आकर्षित करने पर काम करेगी? विदेशी निवेश कैसे आकर्षित किया जाएगा? प्रति व्यक्ति आय कम से कम राष्ट्रीय औसत तक कैसे बढ़ाई जाएगी?
कोविड-19 के कारण वापस आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को आय नहीं होगी। सभी घर वापसी करने वाले अप्रवासियों को खाद्य सुरक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की क्या योजना है? बिहार एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जीवन की गुणवत्ता के अधिकांश सूचकांक जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य की कमी, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, गरीबी दर, अपराध दर आदि सभी राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हैं। बिहार के मतदाताओं को धर्म और लालच से ऊपर उठकर बिहार के सही नेता को चुनना होगा। आज के राजनीतिक विकल्पों में लोगों के पास सीमित मार्ग है। जनमत सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट है कि या तो नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से या तेजस्वी यादव कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ तेजस्वी के पास गवर्नेंस का अनुभव नहीं है और अगर वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, केंद्र सरकार का साथ कम से कम होगा। दूसरी ओर यदि नीतीश मुख्यमंत्री बने तो पिछले 15 वर्षों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना प्रभावशाली नहीं है, जबकि उनके पास बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कई वर्षों से केंद्रीय शासन का समर्थन था। इन परिस्थितियों में भाजपा और उसके सहयोगियों के रूप में एक तीसरा विकल्प भी सरकार बनाने के लिए मौजूद है। अगर बीजेपी और एलजेपी 122 सीटें जीतती हैं तो वे सरकार बना सकते हैं, लेकिन इस संयोजन के लिए कई चीजों को आपस में काम करना होगा, जैसे कि बीजेपी प्लस जेडीयू 122 से कम, आरजेडी और कांग्रेस 122 से कम और एलजेबी को 40 सीटें मिले। जो कुछ भी विकल्प हो, बिहार के गरीबों को निष्पक्ष मतदान करना चाहिए और ऐसे नेता को चुनना चाहिए जिसके पास बिहार को गरीबी से निजात दिलाने का संकल्प हो और उस सपने को पूरा करने का मनोबल और इच्छा शक्ति हो। कोई भी गलत पसंद इस राज्य को और भी अथक अंधेरों में धकेल देगा। बिहार को कई मोर्चों से निपटने की जरूरत है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, चुनाव से संबंधित मौद्रिक संकलन जैसी चीजें पर्याप्त नहीं हैं बिहार के उत्थान हेतु। इसे भू माफियाओं से निजात दिलाने की आवश्यकता है। भूमि को किसान को आवंटित कर भूमि माफियाओं को समाप्त करने की भी जरूरत है। भारी औद्योगिक निवेश के बिना बिहार का जीवन नहीं सुधरेगा। आज की तारीख में बिहार एक राज्य के रूप में निवेश के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। बिहार को अपनी छवि सुधारने की आवश्यकता है। बिहार की जीएसडीपी केवल बुनियादी जरूरतों के देखभाल करने के लिए पर्याप्त है और राज्य के कोष के भीतर गरीबी उन्मूलन के लिए काम करना संभव नहीं होगा। इस कारण से या तो बिहार को एक विफल राज्य बना दिया जाना चाहिए और 20 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के सीधे शासन के तहत लाया जाना चाहिए। यदि इस घनी आबादी वाले राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर लाना है तो बिहार को एक व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता है। बिहार के उत्थान के बिना भारत अपने समग्र लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। अब चलेगा तीर या जलेगा लालटेन, अब चलेगा तीर या जलेगा लालटेन, अब खिलेगा कमल या बसेगा घर। अब चलेगा तीर या जलेगा लालटेन, अब खिलेगा कमल या बसेगा घर। बिहार होगा उज्जवल जब गरीब समझेगा अपना हक। सरकार कोई भी आए जाए, सरकार कोई भी आए जाए, गरीबी जाती नहीं। पार्टी कोई भी जीते, गरीब हमेशा हारा है। बिहार उज्जवल हो तब, बिहार उज्जवल हो तब जब गरीब चमकेगा। बिहार उज्जवल हो तब जब गरीब चमकेगा। यह चुनाव ही मौका है, यह चुनाव ही मौका है। लगा आग भगा अंधेरा, किसान भूखा है खाली है खजाना भी। किसान भूखा है खाली है खजाना भी। बेरोजगार खड़ा है आज हर मोड़ पर। किसान भूखा है खाली है खजाना भी। बेरोजगार खड़ा है आज हर मोड़ पर। कल क्या हो ये किसने जाना है। आज मतदान है
कहीं तो सूरज दिखता है, आज मतदान है, कहीं तो सूरज दिखता है। भगाओ अंधेरा, आने दो ज्ञान की रोशनी को, भगाओ अंधेरा, आने दो ज्ञान की रोशनी को। बिहार वालों, बिहार वालों, चुनो ऐसा नेता, बिहार वालों, चुनो ऐसा नेता जो खुद जले तुम्हारा भविष्य संवारने को। यह चुनाव पर्व है, इसे व्यर्थ ना जाने दो, यह चुनाव पर्व है, इसे व्यर्थ ना जाने दो।